जी वेलकम बैक टू बायोलॉजिज्म. थैंक यू फॉर क्लिकिंग हेयर. दिस इज सादिक हुसैन एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजिज्म. सो हम लेक्चर बायोलॉजी की जो है वो प्रिपरेशन कर रहे थे, उसकी ये वीडियो नंबर 4 है. हम स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो. उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें. जी हम स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला MCQs है जी, द मोस्ट सेल मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड प्रिंसिपली ऑफ, के हमें बताना ये है बेसिकली कि जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं वो बेसिकली जो कंपोज्ड होती हैं वो आपने याद रखना है प्रोटीन एंड लिपिड्स पे होती हैं. 60 to 80% जो है वो प्रोटीन होती हैं, जबकि 40 to 20% जो है वो इनके अंदर लिपिड्स मौजूद होते हैं. जबकि याद रखिएगा जो फंजाई है, फंजाई की प्रोटीन के अंदर बेसिकली सेल मेम्ब्रेन जो होती है उनके अंदर काइटिन मौजूद होता है. सॉरी, सेल वॉल के अंदर काइटिन जो है वो मौजूद होता है. जबकि अगर बैक्टीरिया की बात आ जाए तो वहाँ पे म्यूरेन होता है. ठीक है, ये आपने याद रखना है. ठीक है, म्यूरेन ई है यहाँ पे. आगे मूव करते हैं जी. हमारा अगला MCQs है, द कंसेप्ट that various organisms dominated this planet during various geological time period and thus placing organism in time sequence came from the study of. यहाँ पे ये पूछा गया है कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंट जो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड होते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, जुरासिक एरा है, पैलेओज़ोइक एरा है, सिनोज़ोइक एरा है, इनको हम कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल या जियोलॉजिकल टाइम पीरियड. इन टाइम पीरियड के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ने जो है वो डोमिनेट किया है. जैसे हम ये कहते हैं जुरासिक पीरियड के अंदर जो है वो आपके पास डायनासोर बहुत ज़्यादा थे. तो ये सारे का सारा जो है वो हमें स्टडी करने से पता चला है. पैलेंटोलॉजिस्ट ने जब स्टडी किया, पैलेंटोलॉजिस्ट कौन होते हैं? वो साइंटिस्ट जो कि पैलेंटोलॉजी को स्टडी करते हैं. और पैलेंटोलॉजी क्या होती है? ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसके अंदर बेसिकली फोसिल्स एंड रिमेनिंग्स ऑफ जो एनिमल्स या प्लांट्स या रिमेनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है उनको स्टडी किया जाता है. अगला हमारा MCQs है जी. चलें हम यहीं पे ही देख लेते हैं, उसके आंसर भी यहीं पे मौजूद है. तो normally in the process of osmosis the net flow of water molecules into or out of the cell depend upon the difference in. बेसिकली यहाँ पे ऑस्मोसिस की बात की गई है कि ऑस्मोसिस के अंदर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो या तो सेल के इनसाइड जा रहे होते हैं या सेल से आउटसाइड आ रहे होते हैं. तो वो क्या है आपको पता होना चाहिए कि ऑस्मोसिस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सेल की जो कंसंट्रेशन होती है सेल के मॉलिक्यूल्स की, उसकी बेस के ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो मूव करते हैं इधर उधर. अब जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल. जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, चाहे इनसाइड है चाहे आउटसाइड है, उससे हमेशा वाटर के मॉलिक्यूल्स लोअर साइड पे जो है वो मूव करेंगे. आगे हम बढ़ते हैं जी. हमारा अगला MCQs है, is it possible to date the rock by comparing the amount of specific radioactive isotopes they contain? Which statement is correct in this respect? अब यहाँ पे बेसिकली हमसे ये पूछा जा रहा है कि आपके पास जो रॉक्स मौजूद होती हैं, अगर हम उन रॉक्स को कंपेयर करते हैं विद रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स उनके साथ जो मौजूद होते हैं, तो उस लिहाज से हमारे पास कौन सी अमाउंट जो है बेसिकली यहाँ पे करेक्ट है. तो याद रखिएगा जो ओल्डर सेडिमेंट्स होंगी या जो ओल्डर रॉक्स होंगी उनके अंदर आइसोटोप्स हमेशा से कम होंगी. वजह क्या है? वजह यह है कि आइसोटोप्स क्योंकि रेडियो एक्टिव हैं तो वो जैसे जैसे उनसे रेडिएशन निकल रही होती हैं तो वो हायर एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे लोअर एटॉमिक नंबर के अंदर आ रही होती हैं. तो ओल्डर सेडिमेंट्स लेयर हैव लेस अमाउंट ऑफ दीज रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एज कम्पेयर टू द यंग वंस. ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट है. रीज़न आपको समझ आ गई कि जो ओल्डर रॉक्स होती हैं उनके अंदर जो आइसोटोप्स होती हैं रेडियो एक्टिव होने की वजह से वो सिंपलर एटॉमिक के अंदर एटॉमिक नंबर के जो आइटम्स हैं उनके अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, तो वो रेडियो एक्टिव नहीं रहते. याद रखिएगा 82 एटॉमिक नंबर जो है, इससे ज़्यादा वाले जो क्या कहते हैं एटम्स होते हैं वो मोस्टली रेडियो एक्टिव होते हैं, और इससे जो कम होते हैं उनके अंदर रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना यूजुअली मौजूद नहीं होता. आगे हम बढ़ते हैं जी. हमारे पास आगे अगला MCQs है, एक्टिव आयंस आर पम्प फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन इन नर्व सेल ऑफ ह्यूमन. दिस प्रोसेस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ पंप किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी कैरियर प्रोटीन. तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट. आगे हम जाते हैं जी. हमारा अगला
MCQs है an unbroken series of species arranged in ancestor to descendant sequence with each later species having evolved from one that immediately preceded it is called phyletic lineage. Phyletic lineage एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी अनब्रोकन सीरीज ऑफ अरेंज्ड स्पीशीज़ है जिससे एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस देखी जाती है स्पीशीज़ की, जिसके अंदर जो लेटर स्पीशीज़ आ रही होती है वो हमेशा पहली से ही इवॉल्व होती है। आगे बढ़ते हैं जी। हमारा अगला MCQs है प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम अमाइनो एसिड बाय द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन। याद रखिएगा अमाइनो एसिड्स जो होते हैं दे आर नेम्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, और इनके अंदर पेप्टाइड लिंकेज होती है। पेप्टाइड लिंकेज की वजह से आपके पास जो है वो अब क्या कहते हैं प्रोटीन बनता है, और ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होती है। डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर प्रोसेस है। अगला हमारा MCQs है जी बायोलॉजिकल साइंस हैव अ सेट ऑफ मेथोडोलॉजी एंड इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। अब बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर जो मेथोडोलॉजी है उसको आप कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड, और ये याद रखिएगा बायोलॉजिकल मेथड जो होता है ये हमेशा डिपेंड कर रहा होता है आपके एक्सपेरिमेंट के ऊपर, जिसके अंदर आप हाइपोथेसिस बनाते हैं, देन डिडक्शन होती है, देन आप उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, देन उनके रिजल्ट्स आते हैं, फिर उनको समराइज़ करते हैं। तो किसी भी बायोलॉजिकल सोल्यूशन के अंदर, जैसे आपके सामने अभी बायोलॉजिकल सोल्यूशन कोविड आया, तो उसके लिए ये बायोलॉजिकल मेथड जो कि बेस कर रहा होता है एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी के ऊपर, इसको यूज़ करके, इसके सेट को अप्लाई करके आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का बायोलॉजिकल सोल्यूशन निकालते हैं। अगले MCQs में जाते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है विच इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन मोस्ट सेल। सो हमेशा याद रखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की गई है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि कार्बन एंड हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो कंसिस्ट कर रहे होते हैं। हाइड्रोकार्बन को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, और मोस्टली सेल के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होता है वो ग्लूकोज होता है। याद रखिएगा इसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में एनिमल जो हैं वो यूजुअली स्टोर कर लेते हैं, और उसके बाद इसको ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से गुजार के ATP की फॉर्मेशन जो है वो की जाती है। Moving ahead, a series of hypotheses supported by the result of many tests is called theory. हाइपोथेसिस क्या होता है? एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है कि जब भी आप कोई बायोलॉजिकल सॉल्यूशन को सॉल्व करना चाहते हैं या उस पर बायोलॉजिकल मेथड अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक टेंटेटिव स्टेटमेंट देते हैं जो कि आपकी हाइपोथेसिस कहलाती है। उस हाइपोथेसिस को जब आप बहुत ज़्यादा टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद अगर वो सर्वाइव कर जाए तो वो आपकी थ्योरी कहलाती है, और अगर थ्योरी के ऊपर बाद में टेस्टिंग होती है और थ्योरी टेस्ट को सर्वाइव कर जाए तो उसको साइंटिफिक लॉ कहा जाता है। आगे हम जाते हैं जी विच आर द मोर फोर अबंडेंट एलिमेंट इन द लिविंग सेल। तो ये आपको पता है कार्बन है 65%, देन ऑक्सीजन होती है, देन हाइड्रोजन होती है, उसके बाद नाइट्रोजन होती है। तो दीज आर द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स इन लिविंग सेल। नेक्स्ट जी विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर द प्रोडक्टिव थ्योरी। अच्छा, पहली बात यह है कि प्रोडक्टिव थ्योरी क्या होती है? ऐसी थ्योरी जिसके अंदर एक्सप्लेनेटरी पावर होवे या एक्सप्लेनेटरी पावर हो। एक्सप्लेनेटरी पावर का मतलब ये है कि ऐसी थ्योरी जो कि मुकम्मल तौर पे उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को एक्सप्लेन कर रही हो, उसे आप प्रोडक्टिव थ्योरी कहते हैं। और प्रोडक्टिव थ्योरी हमेशा प्रिडिक्टिव भी होती है। रीज़न क्या है कि उससे नई जो आपके पास नॉलेज है वो भी निकल रहा होता है। तो अब यहाँ पे मैं नॉट करेक्ट बताना है, तो नॉट करेक्ट के अंदर इट डिस्करेज सजेशन ऑफ डिफरेंट हाइपोथेसिस। तो ये नहीं होता, डिस्करेज नहीं करती बल्कि इनकरेज करती है, क्योंकि आप हाइपोथेसिस की बेस पे ही थ्योरी को लेके चल रहे होते हैं। अगला हमारा MCQs है जी यहाँ पे कंक्लूजन ऑफ मेंडल्स वर्क लेटर बीकेम। अब मेंडल्स का जो वर्क था, याद रखिएगा मेंडल्स ने जेनेटिक के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है और इसी वजह से हम इसे फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेंडल ने जो है पीस के ऊपर काम किया था, और पीस के ऊपर काम करने की वजह से इसने जो हमारे पास लॉज दिए थे इनहेरिटेंस के, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो इसका जो वर्क था वो बाद में जब उसके ऊपर साइंटिफिकली काम किया गया तो वो सर्वाइव कर दिया गया। इसी वजह से हम इसे साइंटिफिक लॉ का नाम देते हैं। अगला हमारे पास MCQ जी स्टार्च इज़ कन्वर्टेड इनटू माल्टोज बाय
स्टार्च आपको पता है प्लांट्स के अंदर बहुत ज़्यादा होती है और उसको माल्टोज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है बाय एन एंजाइम, और वो एंजाइम कहलाता है डायस्टेज। आगे हम जाते हैं जी, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ब्रीडर्स हैव डेवलप्ड न्यू एंड बेटर वैरायटी ऑफ फूड आइटम बाय यूजिंग विच टेक्निक। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग आप जानते हैं कि ये बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक नई टेक्निक है जिसके अंदर आप जीन को मॉडिफाई करते हैं, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उसके ऊपर वर्क करते हैं, तो उसके ज़रिए आप बेटर वैराइटीज़ ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स या एनिमल्स की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं या क्वालिटीज़ हैं उनको क्या कर सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं और उनको इन्हेंस कर सकते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ अ करेक्ट आंसर। देन है जी, कोएंजाइम इज़ ऑफन फॉर्म्ड बाय। आपको पता है कि जी ये विटामिन इसका करेक्ट आंसर है। सो मैं एक्सप्लेन कर दूं कि आपके पास कोएंजाइम क्या होता है। एंजाइम के साथ, जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा होता है तो उसके अपने रिएक्शन को फास्ट करने के लिए एक ब्रिज की ज़रूरत होती है या एक को फैक्टर की ज़रूरत होती है जो कि कोएंजाइम कहलाता है। और ये यूजुअली आपके पास विटामिन जो हैं या इनऑर्गेनिक आयंस जो होते हैं, इनऑर्गेनिक आयंस कम होते हैं लेकिन विटामिन का यूजुअली जो है वो आपके पास कोएंजाइम होता है। नेक्स्ट है जी, मैसेंजर आरएनए इज़ फॉर्म्ड इन। तो न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर मैसेंजर आरएनए जो है इसकी फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है जी, एस्ट्रोनॉट्स मे यूज़ विच टेक्निक टू ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब क्वेश्चन यहाँ क्या है कि एस्ट्रोनॉट्स क्या होते हैं, वो लोग जो कि स्पेस के अंदर काम कर रहे होते हैं उनको एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। उन्होंने एक टेक्निक यूज़ की है टू ग्रो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन स्पेस, और उस टेक्निक को नाम दिया गया है हाइड्रोपोनिक टिश्यू कल्चर, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक क्या है कि आप एक आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर किसी भी प्लांट को जो है वो ग्रो करवा सकते हैं। नेक्स्ट है जी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन इकोलाई। इकोलाई आपको पता है एक बैक्टीरियम है जिसको एसर्शिया कोलाई कहते हैं और इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो 1 होता है। नेक्स्ट है जी, विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट फॉर पास्चराइजेशन। अब पास्चराइजेशन क्या है? पास्चराइजेशन लुईस पास्चर की एक टेक्निक है जो कि बेसिकली मिल्क और मिल्क डेरिवेटिव जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बाकी तीनों स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं, रिलेटेड टू मिल्क हैं और इसको लुईस पास्चर ने दिया था, ये भी करेक्ट है। लेकिन ये जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है जिसके अंदर उन्होंने बात की है कि ये वेजिटेबल्स और मीट वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होती है, तो ये इनकरेक्ट है, इसके लिए ये यूज़ नहीं होती, बल्कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो है ये यूज़ होती है। देन प्रोटीन फैक्ट्री इज़ राइबोसोम। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर ऑर्गेनेली मौजूद है, इसे राइबोसोम कहा जाता है। और राइबोसोम जो है इसके 2 यूनिट्स मौजूद होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर भी होता है और यूकैरियोट्स के अंदर भी होता है, और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस वायरस। तो हेपेटाइटिस आपको पता है एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर हो जाती है, और इसके जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है बेसिकली ये पेरेंटरल है, ब्लड के ज़रिए यूजुअली जो है वो क्या कहते हैं ये ट्रांसमिट होता है। आगे बढ़ते हैं जी, हमारा अगला MCQs है, स्मॉलेस्ट डिजीज़ काजिंग एजेंट्स इन प्लांट्स आर। प्लांट्स के अंदर जो डिजीज़ काजिंग एजेंट्स हैं वो बेसिकली वायरॉइड्स कहलाते हैं। वायरॉइड्स वायरस से छोटे जो माइक्रो क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रोब्स हैं जो कि बेसिकली प्लांट्स के अंदर क्या करते हैं, डिजीज़ काज करते हैं। अगला हमारे पास MCQs है, द डिजीज़ कैन बी कंट्रोल्ड बाय द वैक्सीनेशन। अब याद रखिएगा वैक्सीनेशन जो है बेसिकली ऐसी डिजीज़ के लिए की जाती है जो कि वायरस से होती हैं या वायरल डिजीज़ होती हैं जिनके अंदर मीज़ल है यहाँ पे, तो इसको आप क्या करते हैं वैक्सीनेशन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि जो कैंसर है दैट इज़ द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। डायबिटीज़ आपको पता है इंसुलिन की कमी की वजह से होती है। एंड हार्ट अटैक जो है वो आपके ब्लड जब प्रॉपर्ली सर्कुलेट नहीं कर सकता वेन्स एंड आर्टरीज़ के अंदर, तो उस टाइम पे ये माइकार्डियल इन्फेक्शन जो है वो होता है। नेक्स्ट है जी, द मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय द HIV इज़ लिम्फोसाइट। अच्छा, HIV क्या है? ह्यूमन अमाइनो डेफिशिएंसी वायरस, जिससे एड्स काज होती है। ये आपके बॉडी के अंदर जो लिम्फोसाइट के अंदर हेल्पर T सेल है उसको क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है आपके पास जो क्या कहते हैं एड है वो एड्स जो है एक्वायर्ड अमाइनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम वो क्या होती है वो फैलती है।
नेक्स्ट है जी, वैक्सीन वाज फर्स्ट डिवेल्प बाय द एडवर्ड जेनर। ये आप लोग पहले भी एमसीक्यू कर चुके होंगे। 17 ईयर का एक लड़का था जिसको कॉपॉक्स के लिए सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन जो है वो की थी, और वैक्सीनेशन का वर्ड जो है वो वैका से आया जिसका मतलब काउ था। तो एडवर्ड जेनर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले जो है वो क्या किया था, वैक्सीन को डेवलप किया। देन पिगमेंट प्रेजेंट इन द रेड एल्गी इज, अब रेड एल्गी क्या है आपको पता है, एल्गी की एक टाइप है जिसके अंदर रेड कलर का जो है वो फिनोमेना क्या कहते हैं कलर मौजूद होता है ड्यू टू रेड पिगमेंट, और उस पिगमेंट को आप कहते हैं फाइको एरेथेनिन, इसकी वजह से उस एल्गी का कलर जो है वो भी रेड होता है। नेक्स्ट जी, विच डिजीज़ हैज़ बीन टोटली इरेडिकेटेड इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इफेक्टिव वैक्सीनेशन, तो दैट इज़ स्मॉल पॉक्स। ये आपको पता होना चाहिए एडवर्ड जेनर ने इसी के लिए ही एक छोटे से 17 साल के बच्चे को जो है वो वैक्सीनेशन पहले दफ़ा लगाई थी, और ये क्या है, स्मॉल पॉक्स, जो कि अब टोटली ख़त्म हो चुकी है। वैसे यूजुअली मीज़ल्स भी ख़त्म हो चुके हैं। अब पोलियो सिर्फ 2 कंट्रीज़ के अंदर मौजूद है, एक अफ़गानिस्तान और एक पाकिस्तान। सो सॉरी, बट इन 2 कंट्रीज़ के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मौजूद है। और हेपेटाइटिस जो है वो अभी एग्जिस्ट कर रहा है दुनिया के अंदर, दैट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। देन न्यूट्रिशन इन फंजाई इज़, तो आप जानते हैं कि फंजाई का एक सेपरेट किंगडम है जिसे माइकोलॉजी कहते हैं, और ये किंगडम बनाने का जो रीज़न है वो इसकी एक स्पेसिफिक निश ऑफ न्यूट्रिशन है जो कि अब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफिक्स कहलाती हैं इन केस ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है जी, विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट एंटीबायोटिक्स। याद रखिएगा, एंटीबायोटिक्स जो हैं वो ऐसी मेडिसिन हैं जो कि आप अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, अगेंस्ट द बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, ट्यूबरक्लोरोसिस के लिए भी आप यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम बैक्टीरिया ओनली, तो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया से नहीं बनाई जा सकती बल्कि ये फंजाई से भी बनाई जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1928 के अंदर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो पहली पेनिसिलिन बनाई थी एंटीबायोटिक है, वो पेनिसिलियम बैक्टीरिया फंजाई से ही बनाई गई थी। नेक्स्ट है जी, फंजाई रिजेंबल प्लांट्स बिकॉज दे लैक तो सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या एक ऐसी ऑर्गेनेली है जबकि जब सेल डिवाइड कर रहे होते हैं तो ये दोनों कॉर्नर पे जाता है और वहाँ पे क्रोमोसोम को अट्रैक्ट करता है, तो ये प्लांट्स के अंदर और फंजाई के अंदर जो है वो मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट है जी, विच स्टेटमेंट इज़ इंस्टीट्यूटेड इन कैंसरस पेशेंट। कैंसर पेशेंट से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ये ट्रीटमेंट रिलेट कर रही है, तो वो रेडियोथेरेपी है। रेडियोथेरेपी एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर आप रेडिएशन को अल्फ़ा बीटा और गैमा जो हैं इनका इस्तेमाल करके आप क्या करते हैं, कैंसर का इलाज करते हैं। नेक्स्ट है जी, विच इज़ पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक प्लांट ऐसा प्लांट जो कि पैरासाइटिक नेचर होता है। पैरासाइट आपको पता है होस्ट के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं और उसके ऊपर जो है इन रिटर्न होस्ट को जो है वो नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने जो कैस्क्यूटा प्लांट है ये वो प्लांट है जो कि पैरासिटिक इन नेचर है। नेक्स्ट है जी, विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट फॉर क्लोनिंग। क्वेश्चन है जी कि कौन सी स्टेटमेंट अबाउट क्लोनिंग जो है वो इनकरेक्ट है। क्लोनिंग आपको पता है एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनिज्म से आइडेंटिकल ट्विंस या ट्विंस नहीं आइडेंटिकल कापी जो है वो ऑर्गेनिज्म की यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर इट इन्वॉल्व द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये नहीं होता, बल्कि आप क्या करते हैं, आप सिंपल एक सेल लेते हैं और एग सेल लेते हैं और या सेल लेते हैं, उस सेल को क्या करते हैं आप आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर जो है वो ग्रो करवाते हैं और दोबारा वॉर्म के अंदर, जैसा कि आपने जानते हैं कि डॉली की क्लोनिंग की गई थी, तो ये आपके पास क्लोनिंग कहलाती है। देन उसके बाद है टू रूट्स आर एब्सेंट इन ब्रायोफाइट्स। याद रखिएगा एम्फीबियन प्लांट्स इनको कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं बेसिकली जिनके अंदर टू रूट्स अभी मौजूद नहीं होती, और ये वो पहले प्लांट है जिन्होंने लैंड के ऊपर जो है अडाप्टेशन की थी। नेक्स्ट जी, रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिक मटेरियल बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी चीज़ को लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए आप जब रिमूव कर रहे होते हैं या उसको डिग्रेड कर रहे होते हैं तो उसको बायो रिमेडिएशन कहते हैं। ऑप्शन डी जो है वो आपके पास करेक्ट है। देन जी, द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस इज़ कीमियोऑस्मोसिस। कीमियोऑस्मोसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर पंपिंग होती है प्रोटॉन की हाइड्रोजन आयन की, उसकी वजह से एटीपी सिंथेसाइज होती है। तो इस प्रोसेस को आप एटीपी सिंथेसिस कहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो हो रहा होता है। नेक्स्ट जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वायरल डिजीज़। हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सी चीज़ जो है वो वायरल डिजीज़ नहीं है। तो वायरल डिजीज़ वो डिजीज़ हैं जो कि वायरस से होती हैं, काउपॉक्स हो, मम्प्स हो या स्मॉल पॉक्स हो, ये सारी की सारी वायरल डिजीज़ हैं, जबकि टेटनस जो है वो वायरल डिजीज़ नहीं है।
नेक्स्ट है जी एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा इज़, तो टाइलिन ये ऐसा एंजाइम है जो कि सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है और आपके जो मालिक्यूल्स होते हैं फूड के उनको डाइजेस्ट करने में आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट है जी इन ह्यूमन बॉडी 99% ऑफ टोटल बॉडी मास इज फॉर्म्ड बाय 6 बायो एलिमेंट्स, जिनके अंदर आपके 16 टोटल बायो एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि 99% जो है वो बना रहे होते हैं। इसके साथ ही आज की क्लास के जो लेक्चर्स MCQs थे वो ख़त्म हो चुके हैं। सो सॉरी, क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट होपफुली कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो हैं वो आपने गेन कर लिया होगा, नॉलेज उसको सॉल्व कर लिया होगा, समझ भी आ गई होगी। अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।